हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों आज दो इम्पॉर्टेंट मैटर के बारे में आपसे अपडेट शेयर करना है। पहला, आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से 3 बजे के बाद मार्केट में शार्प करेक्शन देखने को मिला और आधे घंटे के अंदर 200 पॉइंट निफ्टी गिर गया विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में एक बड़ी खबर चल रही है मार्केट में, और र्यूमर है या वो असलियत है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि गवर्नमेंट बड़े स्टेप्स उठा रही है एफआईआई सेलिंग को रोकने के लिए। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इसके बारे में हमने पिछले कई वीडियोज़ में जिक्र भी किया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और हमने एक वीडियो में ये भी कहा था, आपके साथ अपने सजेशंस भी शेयर किए थे कि किन स्टेप्स को फॉलो करके हम एफआईआई की सेलिंग को कम से कम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहले आज मार्केट में क्या हुआ इसको समझते हैं। मार्केट ग्रीन में खुले क्योंकि कल काफ़ी ऐसी खबरें चल रही थी कि कुछ वापस से डिस्कशंस, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और उसके एंटिसिपेशन में काफ़ी मार्केट्स में रिकवरी भी देखने को मिली और सवेरे हमारे मार्केट्स ग्रीन में भी आए। कुछ हद तक उसमें सच भी है। डिस्कशंस अभी भी चल रही हैं। अभी रिसेंटली कुछ वहाँ पर खटपट हुई, एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी लोगों ने की, लेकिन उसके बावजूद भी बात चल रही है और काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस तरीके की बातें पहले भी कई बार हो चुकी है। और अच्छी चीज़ क्या है कि बड़े स्केल पर उसका एस्केलेशन नहीं हुआ। अभी भी जो बातचीत है वो चल रही है, और इसी वजह से मार्केट्स थोड़ा कॉशियस वेट एंड वॉच मोड में हमें देखने को मिले। और कल जैसा माहौल बना कि एक बार फिर बातचीत हो रही है और वापस से डिस्कशंस हो रहे हैं, उसके एंटिसिपेशन में आज मार्केट ग्रीन में रहे थ्रू आउट द डे। हमें थोड़ा बेरिश बायस देखने को मिला, लेकिन मोटा मोटा ठीक ठाक सिचुएशन में थे। लेकिन लास्ट आधे घंटे में बड़ा और शार्प फॉल हमें देखने को मिला। तो आप में से काफ़ी लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा कि ये MSCI के इंडेक्स की रीबैलेंसिंग है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि MSCI एक बड़ा इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनली का। जैसे हमारा निफ्टी है, उसी तरीके से उन्होंने अपना खुद का इंडेक्स बनाया हुआ है MSCI इंडिया। और इसमें उन्होंने कई सारी इंडिया की मिड कैप और लार्ज कैप सबको मिलाकर एक अपना खुद का इंडेक्स बनाया है, और उसके ऊपर वो ETFs चलाते हैं, और उन ETFs में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। और जैसे कि इंडेक्स में होता है, टाइम टू टाइम उसमें वो स्टॉक्स ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। तो यूजुअली ये महीने के अंत में होता है। तो इस बार भी ऐसी खबरें हैं कि वो हुआ, और इसमें उन्होंने कुछ बड़े शेयर्स को हटाया। जैसे उसमें हुंडई मोटर्स है, जुबिलेंट फूडवर्क्स है, कल्याण ज्वेलर्स है, RVNL है, इनको इंडेक्स, अपने इंडेक्स से हटाया। तो इसकी वजह से उन ETF फंड्स जो उस इंडेक्स को फॉलो करती हैं उसमें भारी सेल ऑफ किया गया। करीब $1 बिलियन की सेलिंग हुई है। ये सेलिंग जो है उससे पहले भी 3 बजे से पहले भी हुई होगी, लेकिन 3 बजे के बाद चूँकि ये महीना ख़त्म होने वाला है, नया महीना शुरू होने वाला है, तो बड़े स्केल पर एक साथ किया गया। अब ये सेलिंग होती रहती है, लेकिन आज क्या हुआ कि वो सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुई। मार्केट में बायर नहीं थे और उनको हर हालत में करना ही था। ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिली। और अगर वॉल्यूम भी आप देखेंगे ना, तो ह्यूज वॉल्यूम वहाँ पर हमें देखने को मिला। इसमें हम इसको कैसे इंटरप्रेट करें। एक व्यू पॉइंट ये हो सकता है कि इसमें क्या है, तो इंडेक्स रीबैलेंस होता है तो किया गया, तो इसमें कोई बेरिश की बात तो है नहीं। और दूसरा व्यू पॉइंट ये होगा कि भाई रीबैलेंसिंग तो हमेशा होता है, लेकिन इतना शार्प फॉल तो नहीं देखने को मिला। तो देखिए, इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जब वो सेल कर रहे तो सेलिंग एब्जॉर्ब करने के लिए पार्टी नहीं थी। नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ हद तक FIIs भी कभी कभी बाइंग करते हैं, लेकिन आज वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो ये भी एक चिंता की बात है। इसको हम सिर्फ ये सोच के इग्नोर नहीं कर सकते कि अरे ये तो होता रहता है। ये चिंता की बात इसलिए है कि बाज़ार में बायर नहीं था जो
उसे एब्जॉर्ब कर सके। अब देखना है कि मंडे को क्या होता है, क्योंकि ग्राउंड पर सिचुएशन जो हम देख रहे हैं वॉर को लेकर और बाकी सारी सिचुएशन को लेकर, सो मार्केट भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा। ग्लोबल मार्केट्स में तो देखिए थोड़ा बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। कल भी यूएस के मार्केट्स ग्रीन में रहे, लेकिन हमारे मार्केट चढ़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी बनी हुई। क्रूड में आप देखिए कितना डिप आ गया, 110 से हम 85-90 के लेवल तक आ गए, लेकिन हमारे मार्केट्स रिकवर करने को तैयार नहीं है। सो ये थोड़ी चिंता की बात है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। जिस तरीके से एफआई की सेलिंग हो रही है और सब परेशान हैं, इन्वेस्टर्स भी परेशान हैं। अभी तक सरकार भी कह रही थी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमें एफआईएस की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें पेन समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है और हमारी करेंसी पर ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो हमारे इन्फ्लेशन और हमारे इंटरेस्ट रेट सबको इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी इकॉनमी को इम्पैक्ट कर रहा है। ये सिंपल ये बात नहीं है कि आप शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट की बात नहीं, ये हमारी इकॉनमी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप देखिए 24.28 बिलियन डॉलर्स की इंडियन इक्विटीज़ में एफआई ने सेलिंग की 2026 में, जो कि 2000 उससे पिछले साल में अगर आप देखिए उससे ज़्यादा। अभी तो पूरा साल हमारा कंप्लीट भी नहीं, अभी तो आधा साल भी नहीं हुआ। आधे साल में उन्होंने पिछले साल से ज़्यादा की सेलिंग कर दी। तो पिछले साल कितना किया था? 18.9 बिलियन डॉलर्स पूरे साल में, और अभी आधे महीने 5 महीने में इन्होंने 25 बिलियन डॉलर ठोक दिए। सो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे अगर आप देखिए कि ये तो मैं इक्विटी मार्केट की फिगर्स बता रहा हूँ, बॉन्ड मार्केट में भी सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से वो लगातार पैसा लेके जा रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि आप कह सकते हैं कि उनका पैसा है, वो खरीदे बेचे प्रॉफिट बुक करे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमें फ़र्क ये पड़ रहा है कि जब वो बेचकर अपने देश में पैसा ले जा रहे हैं तो वो डॉलर में ले जा रहे हैं, जो हमारी करेंसी को कमज़ोर कर रहा है। रुपया बेचकर डॉलर खरीद रहे हैं, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, और हमारे देश का जो रिज़र्व है, फॉरेक्स रिज़र्व है, उस पर ड्रेन हो रहा है। तो दो प्रॉब्लम, करेंसी कमज़ोर हो रही है और रुपया हमारा जो रिज़र्व है वो भी कम हो रहा है। और हमें ऑयल खरीद रहे हैं, ऑयल हमें लगातार खरीदना है, हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है, तो और तेज़ी से हमारा ये रिज़र्व ड्रेन हो रहा है। अब आप में से कई लोग बोल सकते हैं नहीं जी हमारे पास तो बहुत रिज़र्व है, हमें चिंता की बात नहीं है। तो उसकी रियलिटी भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो हमारा इस वक्त करंट रिज़र्व अगर हम देखें 688 बिलियन डॉलर्स है। 700 बिलियन डॉलर आप मान के चलिए मोटा मोटा। ओके, आप कहेंगे तो बहुत पैसा है,
सो ये कितने दिन चलेगा, मैं इसका आपको कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। सो पिछले 2.5 महीने में, जब से ये लड़ाई शुरू हुई फरवरी एंड से मिड में तक, करीब 2.5 महीने में हम $16 बिलियन पर मंथ खर्च कर रहे हैं, हमारा ड्रेन हो रहा है। क्योंकि पहले की सिचुएशन क्या थी कि एफआई सेल करते थे, लेकिन बॉन्ड मार्केट में पैसा आ जाता था, एक्सपोर्ट से आ जाता था, अलग अलग मीन से आ जाता था, रेमिटेंस आ जाता था, सो हम कवर हो जाते थे। अब $16 बिलियन का हर महीना हम खर्च कर रहे हैं और आ रहा नहीं है। सो अब आप हिसाब लगाइए कितने दिन का हमारे पास रिजर्व है। 43 डेज का रिजर्व है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये समस्या बनी हुई है। जो लोग छाती ठोक के कहते थे, भाई जिनको समझ नहीं है वो कहेंगे, वो कहते थे कि एफआईएस की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम चला लेंगे। अब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। 43 डेज का रिजर्व है और आप 0 तक का तो वेट करेंगे नहीं। 1 महीना और अगर ऐसी सिचुएशन रही तो 13 दिन का रिजर्व हमारे पास रह जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी सिचुएशन यहाँ पर बन गई है। तो इन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए अब ऐसी खबरें हैं, मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत है, ये पेपर में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, बड़े बड़े लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो कम से कम मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रहा होगा, तभी ये खबरें आई हैं। अब होगा नहीं होगा नहीं पता। अब क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आइए इसको हम समझते हैं। तो पहली चीज़ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रिड्यूस करने की बात चल रही है। ओके, सो करेंटली 12.5% है इक्विटी पे, और अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, जो एफआईआईज बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो ये रेट वैलिड है। सो इसमें रिडक्शन हो सकता है, और खबरें ऐसी हैं कि वो टेम्पररी भी हो सकता है कि ठीक है 6 महीने के लिए हमने आपको कंसेशन दे दिया, ताकि इन 6 महीने में कम से कम आप पैसा ना निकालें। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, विथ होल्डिंग टैक्स ऑन G-Secs, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उसमें विथ होल्डिंग टैक्स को कम करना। अब ये क्या भला है, तो ये जैसे TDS होता है ना, उसी तरीके से। तो मान लीजिए कि एक FII बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है और 1 करोड़ का उसको इंटरेस्ट मिलना है, उसकी बॉन्ड की मैच्योरिटी हो गई, तो 1 करोड़ का उसको इंटरेस्ट मिलना है। तो भारत सरकार के कानून के हिसाब से उसे 80 लाख मिलेंगे, 20 लाख सरकार अपने पास रख लेगी, जो कि जब वो इनकम टैक्स वगैरह फाइल करेगी तो उसे वो क्लेम कर सकती है। अब 20% बहुत छोटी रकम तो होती नहीं है। कुछ साल पहले तक 2023 तक ये 5% था, 5% से 20% का जंप आ गया। सो ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि एफआईआईज बॉन्ड मार्केट में भी सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप उनका आंकड़े देखिए, सो 1 साल पहले जब JP मॉर्गन ने बॉन्ड इंडेक्स बनाया और ग्लोबल पैसा आने लगा, सो FY25 में काफ़ी पैसा इंडिया में आया। बेस्ट ईयर था बॉन्ड मार्केट के लिए, काफ़ी सारा पैसा आया, 2.3 लाख करोड़ रुपीस आया। अब वो वहाँ से भी निकलना शुरू हो गया। यानी कि इंडिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड में इंटरेस्ट मिल रहा है, एफआईआईज वहाँ भी सेल कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, क्योंकि करेंसी से रिटर्न भी इम्पैक्टेड हो रहे हैं, और साथ में ये जो मैंने कहा विथ होल्डिंग टैक्स, इसकी वजह से भी बॉन्ड मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एफआईआई सेल कर रहे हैं और करेंसी हमारी कमज़ोर हो रही है। अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्री से, ये 20% विथ होल्डिंग टैक्स है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इंडोनेशिया जैसी कंट्री 10% पे करती है। सो इंडिया में अब जो भी खबरें चल रही हैं, चर्चा चल रही है, इसमें कहा जा रहा है कि उसे 5% कर दिया जाएगा। बाय द वे यूएसए में 0%। सो क्यों ना वो यहाँ से पैसा निकाल कर यूएस ट्रेजरी में ले जाएं, जो बॉन्ड के इन्वेस्टर हैं। अब देखिए, अब आप ये सोच सकते हैं कि जी बॉन्ड मार्केट हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो इंटरेस्ट का पैसा लेके चले जाएंगे। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, कैसे ये आरबीआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इकॉनमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एफआईआईज
सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, तो एक तो वो डॉलर लेकर आते हैं, तो रुपया हमारा स्ट्रेंथन होता है। अब जैसे ही रुपया स्ट्रेंथन होता है तो फिर बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो यील्ड गिरने लगता है, यील्ड गिरने लगता है तो इंटरेस्ट रेट कम करने में आसानी होती है, और जो बैंक्स के एमटीएम लॉसेस हैं वो भी कम रहते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि जब वो रिवर्स होता है तो सब कुछ उल्टा होने लगता है, महंगाई बढ़ने लगती है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगता है और एमटीएम लॉसेस बढ़ने लगते हैं, तो चौतरफा अटैक होता है। तो जो लोग ये कहते हैं ना हमें एफआईएस की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इकॉनमी का ABC भी नहीं पता है। सारी वर्ल्ड की सारी लीडिंग इकॉनमीज एफआईएस को इसलिए बुलाती हैं ताकि उनके इकॉनमी को सपोर्ट मिले और मार्केट को सपोर्ट मिले। तीसरी चीज़ जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि जो LRS स्कीम था उस पर भी कुछ कटौती हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग अगर आप देखें सो फॉरेन में प्रॉपर्टीज़ भी खरीदते हैं, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं खास करके, सो काफ़ी सारा पैसा वो रेमिट होता है, तो उसमें भी कुछ कम करने की बात चल रही है। हालांकि एज अ स्टॉक इन्वेस्टर जो हैं, हम जो ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, हमें उतना इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं होती है, तो हमें उतना इम्पैक्ट अगर नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके जो इंस्टॉलमेंट्स में खरीदते हैं तो उसको इम्पैक्ट पड़ सकता है। और साथ में ये जो LRS स्कीम है इसके थ्रू लोग एजुकेशन फ़ीस देते हैं, घूमने जाते हैं, सब तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। करीब करीब ये LRS में अगर आप देखिए तो $28.98 बिलियन FY26 में रेमिट किया गया, तो इतना पैसा जाता, तो बहुत बड़ी रकम ये नहीं है। इतना तो FII के एक महीने की सेलिंग की फिगर आती है, अगर उनको सेलिंग करने से रोक लो तो इतना पैसा बच जाएगा, बट जब इतने कदम उठाए जाएंगे तो इसको भी क्यों छोड़ा जाएगा। तो गोल्ड पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, और साथ में गोल्ड का जैसे मैंने कहा उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसके इंपोर्ट पर फर्दर रेस्ट्रिक्शंस डाली जा सकती हैं। सो ये कदम कई लोग कह रहे हैं कि ये कंसिडरेशन में है, क्या होगा नहीं होगा ये हमें देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि एक तो ऑयल का कंसर्न है, दूसरा फॉरेक्स का कंसर्न है। ऑयल का रिज़र्व हमारे पास 9.5 दिन का है, एक्चुअल रिज़र्व, रेडी टू यूज़ रिज़र्व। बाकी कैटेगरी अगर क्रूड, रॉ क्रूड और वो सबको मिलाएं तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें तो जो रेडीमेड पेट्रोल है, फ्यूल है, वही चाहिए। 9.5 दिन का है और 40-45 दिन का हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व है। सो आप समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर थोड़ी खतरे में पड़ जाती है तो क्या होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानियाँ तो बता नहीं रहा हूँ, ऐसे तो कहा गया कि हमें लॉकडाउन टाइम सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लॉकडाउन लग सकता है? क्योंकि है तभी तो इतने बड़े आदमी ने पब्लिकली कहा, नहीं तो कोई क्यों ऐसा कहेगा। सो ये रियल डेंजर है और मार्केट कहीं ना कहीं इसको सेंस कर रहा है कि कितने दिन फॉरेक्स चलेगा, कितने दिन क्रूड चलेगा। और इसीलिए आज हमने जो देखा कि जो इतना सडन ETF का एक नॉर्मल सा रिबैलेंसिंग हुआ, उसको मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। सो अब हमें ये देखना है कि आगे क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ों पर हमें वॉच रखना है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये LTCG जो है 12.5% से कितना कट किया जाएगा, क्या 0 किया जाएगा, क्या 10 किया जाएगा। देखिए अगर आप 2.5% कट करेंगे तो FII को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या हम इसे 0 करेंगे? अगर 0 करेंगे तो ज़रूर मार्केट पर इसका एक बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि वो कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, लेकिन ये एक वापस से FIIs के लिए एक इंसेंटिव हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी रियल है। ओके, विथ होल्डिंग टैक्स, बॉन्ड्स के लिए विथ होल्डिंग टैक्स, क्या इसको 5% किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो डेफिनेटली बॉन्ड मार्केट में पैसा आएगा, ये अच्छा कदम होगा, मैं इसका सपोर्ट करूंगा। LRS में अगर आप
पिछले बार भी जब उन्होंने किया था तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था सोशल मीडिया पर, काफ़ी इसके बारे में बोला था, क्योंकि देखिए LRS से लोग, ये बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लोग घूमने जाते हैं, काफ़ी चीज़ें आप दूसरे पर्पज़ के लिए भी करते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सेंसिटिव है, मुझे लगता नहीं है कि LRS पर कुछ खास किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना FII रिटर्न करेंगे। अल्टीमेटली FIIs को चाहिए स्टेबिलिटी, और उनको मार्केट में ग्रोथ देखना है, उन्हें इकॉनमी में ग्रोथ देखना है, उन्हें कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ देखना है। आज किसी सेक्टर में हमें वो ग्रोथ नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये एक पहला कदम होगा उनकी सेलिंग को रोकने का। अब वापस से क्या वो बायर बनेंगे, इसके लिए हमें अपने इकॉनमी और कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. और जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये खबर आती है तो एक रिएक्शन मार्केट में ज़रूर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट ये एंटिसिपेट कर भी रहा है, कुछ लोगों को इसकी खबर भी होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बड़ी पोजीशंस कल तक का, मैं अगर मतलब पिछले ट्रेडिंग डे तक की अगर मैं बात करूँ तो भी मुझे दिख रहा है कि कई वहाँ पर स्टॉक्स में बड़ी बुलिश पोजीशंस बनी हैं। तो क्या उनको कुछ पता है, मैं इस वक्त नहीं कह सकता। इस वक्त मार्केट बहुत ही एक अजीब से सिचुएशन में है, बुलिश पोजीशंस बनती हुई भी दिख रही हैं, मार्केट्स नीचे भी जा रहे हैं, और जो हमने गैप अप देखा 3 दिन पहले वो भी कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। सो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आज की जो मार्केट में फॉल आया वो रीबैलेंसिंग की वजह से है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट ग्रीन में क्लोज हो जाए। तो मुझे लगता है कि मंडे का दिन हमें और देखना पड़ेगा। आज इस MSCI रीबैलेंसिंग की वजह से मार्केट ने हमें सही पिक्चर नहीं दिखाई, तो मंडे तक का हमें वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।